हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या कभी कोई क्लास लाइव हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी ज़रूर मिल सके। आपको पता है कि अब कल शाम को मैंने करवाया था आपको पेपर 2 की जो सीडीपी है, अगस्त 2023 में किस तरह की आपकी सीडीपी आई थी। पेपर 1 के ऑलरेडी कर चुका हूं, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर आप फेसबुक पर देख सकते हैं। पेपर 2 की जो सीडीपी थी अगस्त 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 16 नंबर क्वेश्चन से हम आगे करेंगे कि आपके पेपर 2 में अगस्त 2023 जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको समझ आ जाता है कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या फिर पेपर 2 की बात हो, आपको लॉजिक से ही क्वेश्चन आंसर करने होंगे। कुछ ही आपको ऐसे रटे रटाए थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें भी क्या करते हैं कि घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे बार बार मैं ही बोलता हूँ कि सीडीपी को आपको रटना नहीं, समझना है। अगर आपने सीडीपी समझ ली, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड समझ लिए कि क्या नेगेटिव होता है हमेशा, जैसे बच्चों को दंड देना, रटने की विधि आए कहीं पर, है ना, और आपका बाहरी मोटिवेशन की बात की जाए तो ये सब नेगेटिव है। तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट आपके अपने आप खुद बन जाएंगे जब आप सीडीपी को अच्छे से समझेंगे, या फिर आप सब्जेक्ट पेडालॉजी जैसे हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी हो गया, मैथ पेडालॉजी और ईवीएस पेडालॉजी करेंगे तो अपने आप आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कौन कौन से इतने नेगेटिव वर्ड हैं इसमें। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते जाइए, आपका सीटेट इस बार आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। 16 नंबर का प्रश्न है बोध आधारित शिक्षण। अब ये बोध आधारित शिक्षण, इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और विश्वास और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा है आपका शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तो यहाँ पर ये बात करें कि जो निष्क्रिय प्राप्त करता है तो बिल्कुल भी नहीं, जो शिक्षार्थी होना चाहिए वो सक्रिय प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ये आंसर सही लग रहा है। चौथा और पढ़ लेते हैं, चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो ये भी गलत है आपका पहला और दूसरा ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन आपने पढ़े होंगे तो इनमें से आपको सबसे सही आंसर कौन सा लगा। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की बात हो रही है। तो क्या बिलीफ है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर, अगर उनको एक ऐसा वातावरण देते हो बच्चों को, है ना, जिसमें बच्चों को सुविधा हो, तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकास करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। देखिए प्रश्न को समझिए, आंसर अपने आप दे सकते हैं आप। जटिल समस्या से एक लड़का है अमन, वो जूझ रहा है। अब उसमें क्या विकसित करना है, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर अगर डेवलप करनी है
तो एक जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार से मदद कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर लगाना। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। तो देखिए, अगर उसमें समस्या समाधान कौशल विकसित करनी है तो आप उसे उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे। अगर वो खुद कुछ सोचेगा नहीं तो उसके अंदर समस्या समाधान कौशल आएगा कैसे। दूसरा, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करना। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, कोई चीज़ में जोखिम नहीं लेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे सीखेंगे और किसी भी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई चीज़ उसके अंदर डेवलप करनी है तो वो चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी, तो ये भी गलत हो गया। देखिए, तीनों पॉइंट आपको नहीं भी आता तो आप यहाँ से समझिए ना कि जब हमें प्रश्न पूछ रहा है समस्या समाधान कौशल विकसित करना है, मतलब कोई भी अगर उसके सामने समस्या आ गई तो उसका समाधान वो कैसे निकाले, उसके लिए अगर आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, उससे कहकर कि वह समस्या, अगर आप समस्या को सुलझाना ही छोड़ देंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। जोखिम लेना, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं बनेगी। सिर्फ उत्तर दे देंगे आप, तो बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, तो कैसे समस्या समाधान कौशल विकसित होगा उसके अंदर। तो ये क्या है, सभी नेगेटिव है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन पहला दिया हुआ है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण ... पर केंद्रित है। माध्यमिक कक्षाओं में, इंग्लिश में एक बार पढ़ लें, अ कंडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लास सेंटर्स अराउंड, किस पर है, ऑप्शन पढ़ लो। सजा और शर्मिंदगी के डर पर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। देखिए ये नेगेटिव है, सजा, शर्मिंदगी, डर, ये नेगेटिव वर्ड है, इनको आप समझते जाइए, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा आए, अगर पॉजिटिव वे में प्रश्न पूछे तो आपको जितने भी नेगेटिव ऑप्शन मिलेंगे उनको हटा देना है। प्रतिस्पर्धा, लोकाचार, बिल्कुल भी नहीं। अनुबंधन और पुनर्बलन, कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट, होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, माध्यमिक कक्षाओं में जो अधिगम है, एक अनुकूल कक्षा का जब वातावरण बनाना है, मतलब बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट हो, अनुकूल एकदम, तो किस तरह का, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़ें सीखें। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर का, जो सहकारी अधिगम, या फिर आप इसे कोऑपरेटिव लर्निंग कह सकते हैं। क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ऑप्शन दूसरा है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, यानी कि इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, तो गलत है ये, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस है। चलिए अगला, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, तो ये भी नहीं है। जो लेव वाइगोत्स्की का है, पहले तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात करें और कहीं पर समाज के बारे में कि सामाजिक संपर्क से विकास होता है या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ऐसा कोई वर्ड सामाजिक या सांस्कृतिक से रिलेटेड आ जाए तो 99% आपका आंसर वही होगा। तो देखिए तीनों ऑप्शन में से जो वह लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, वो चौथा ऑप्शन आप देखिए कि लेव वाइगोत्स्की का जो मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बताओ। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ऑप्शन, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं,
उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, तो उनमें क्या होता है, जो चौथा ऑप्शन है आपका, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में दिया है रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, ऐसा पियाजे के अनुसार, कि देखिए बच्चा चाहे अमीर का हो या गरीब का, जिस तरह से विकास होता है वैसा ही होगा। अगर बाल्यावस्था में जिस तरह का बच्चा होता है, या शिशु अवस्था में बच्चा धीरे धीरे पहले घुटनों के बल चलना, फिर बैठना, फिर धीरे धीरे खड़े होना, ऐसा सीखता है, तो चाहे वो अमेरिका का में बच्चा हो, चाहे आपका साउथ अफ्रीका में कोई बच्चा हो, है ना, कहीं का भी हो, वो बच्चा उसी पैटर्न में सीखेगा जो आपका बताया गया है पियाजे के अनुसार। इसीलिए जो पियाजे की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये बिल्कुल पॉइंट रख लीजिएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पियाजे की जो आप अवस्थाएं उनको पढ़िएगा, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में रहने वाले बच्चों की बात की जा रही है, वो तो यूनिवर्सल है। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। चलिए, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, बिल्कुल नहीं। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, ये भी गलत है, वो रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता, ये भी गलत है। विकास के सिद्धांत की सीमा है पूछा है, वह संज्ञानात्मक, चौथा ऑप्शन है उसको पढ़िएगा अच्छे से, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों को ध्यान में कौन रखता है, वो रखते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ध्यान में नहीं रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, लिमिटेशन है। Which of the following is a limitation of Piaget's theory of cognitive development? तो क्या है जो संज्ञानात्मक विकास दिया है उस पर संस्कृति और सामाजिक कारकों को प्रभाव में ध्यान में नहीं रखता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव, अरे भाई उसने पूछा किसके लिए, पियाजे के लिए, और ये जो कारक दिए हुए हैं सामाजिक और संस्कृति, ये वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है, और वाइगॉत्स्की के अगर पूछा गया होता यहाँ पर, ठीक है, तो उनके लिए फिर ये गलत हो जाता अगर यहीं पर ये पूछता कि लिमिटेशन की क्या है। पर यहाँ पर पूछा गया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा क्या है, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। 22 नंबर का क्वेश्चन, अभिकथन है यहाँ पर, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। चलिए अगला, लैंगिक यानी कि अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो लैंगिक जो है, जेंडर है, अंतर जन्मजात है, तो ये आपका यहाँ पर यही गलत हो जाता है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है।
तो मतलब ये है यहाँ पर कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए बच्चों में, कि गणित की प्रोफेसर एक महिला हो सकती है बिल्कुल, और एक पुरुष जो है वो नर्स हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अपनी चर्चा अपने करियर पर चर्चा करने के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ पर बात करें अगर जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत है आपका सेकेंड वाला। तो पहला सही है, तो ऑप्शन कौन सा, जो ऑप्शन आपका पहला है ए सही है परंतु आर गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो जेंडर है वो जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है वो समाज में ही होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ये चार हैं आपके, चारों में से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। अधिक प्रश्न नहीं पूछते तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं सही है, प्रगतिशील कक्षा की ये पहचान है। एक दूसरे से भी पूछते हैं, स्वयं से भी पूछते हैं, तो बी सी और डी सही होना चाहिए तीनों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है बी सी और डी सही है। तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं वो शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौबीस नंबर का प्रश्न, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डॉट डॉट कहा जाता है और इन्हें डॉट डॉट सीखा जाता है। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, ठीक है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो पहला जो आंसर है वही सही लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। अगर पढ़े, यहाँ पहले प्रश्न पढ़ा करिए फिर इन ऑप्शन को पढ़ा करिए, सबसे बेस्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन करने का। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर स्थिरता कहा जाता है। नहीं, जेंडर स्थिरता तो नहीं होगी, प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान सीखा जा सकता है। तो देखिए, इसको सिर्फ किशोरावस्था से नहीं, आप बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। इनको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, जेंडर रोल्स कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है ये वाला, बाकी भी आप पढ़िएगा तो आपको राइट आंसर वही समझ में आएगा। ये सब हम जब सीडीपी की थ्योरी करवाते हैं ना, उसमें अच्छे से समझाते हैं, एक एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं लगातार, उनको समझिएगा, सब समझ में आएगा। तो ये आपको प्रश्न ना हलवा लगेंगे, हलवा, अगर आपने थ्योरी चीजें समझ ली कि किस तरह से हमें करना है सॉल्व। 25 नंबर का जो प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। इंग्लिश में पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंट सपोर्ट्स द रेस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये बुद्धि के संदर्भ में बिल्कुल बहुआयामी होती है। जो इंटेलिजेंस होती है वो इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ बदल भी सकती है, और यह आपकी मल्टी डायमेंशनल भी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथे नंबर का। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्ताव किया।
निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्ताव किया? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो उनको पढ़ लेना चाहिए। हावर्ड गार्डनर, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो जो आपका ऑप्शन 2 है राइट हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। 27 नंबर का जो प्रश्न है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा की गई थी। ये तो आपको पता है, नारीवादी का उस पर ये लगाया गया था कि इन्होंने अपने प्रयोग में एक भी महिला को नहीं लिया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की, अब देखिए बस एक ही प्रश्न को भाषा चेंज कर करके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पेपर 1 में था कि किस वजह से आलोचना की गई, तो नारीवादी दृष्टिकोण न होने की वजह से आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने। अब यहाँ पर क्या है, सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। क्या किया है उन्होंने, जो लैंगिक भिन्नताएं उनकी उपेक्षा की उन्होंने। इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, महिलाओं को नहीं लिया था। मतलब जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं उनकी उपेक्षा की उन्होंने। इसलिए कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की। तो आपको वही आंसर दिख रहा है जिसमें लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन है 28 नंबर का, इसको देखते हैं। प्रश्न को बहुत हमेशा अच्छे से पढ़िएगा कि प्रश्न एक्चुअली में आपसे पूछ क्या रहा है, तब बड़ा आसान होता है आपको आंसर लगाना। वो सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जिस तरह से मैंने सीडीपी पढ़ा था, जिस तरह से मैं समझता था, ताकि आपको परेशानी ना हो। मैंने उस टाइम पे सीडीपी ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन सीडीपी को सिर्फ समझा था। तो समझना बहुत ही आसान है, अगर सीडीपी को आपने समझ लिया ना तो सीडीपी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, which of the following strategy would be the most effective? ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप करना चाहती है कोई टीचर, तो कौन सी रणनीति जो है सबसे अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन है आपके, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ही देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उन्हें मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन मिलेगा, जो कि गलत है। अगला, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ये सही लग रहा है, पर बाकी ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। इसमें ये भी याद रखिएगा, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, इसलिए कभी एक ऑप्शन पढ़ के कभी आंसर नहीं लगाइएगा। सीडीपी हो चाहे आपकी कोई भी पेडालॉजी हो सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथ, ऑप्शन आपको चारों पढ़ना है। तो जिस तरह से मैंने कर दिया कि हाँ ये सही लग रहा है, इस पर टिक कर लिया हमने। अगला पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को याद करने के लिए, देखिए यहाँ पर याद करने की बात है, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव है, तो ये भी तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ग्रेड या जो बाहरी मोटिवेशन, अवार्ड, रिवार्ड के लिए ये सब होता है, ये नेगेटिव है। जो चौथा दिया हुआ है आपका क्या है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल एंड पर्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग टास्क। बिल्कुल नहीं, उनको क्या करना चाहिए, जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो सही है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जब बच्चा खुद जो सीखता है उसका चिंतन करेगा, अपनी प्रगति का मूल्यांकन खुद करेगा, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख भी सकता है और बहुत कुछ सीख भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका दूसरा है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़ लो। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो ये सही है आपका। दूसरा, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका कारण ही गलत है और वो सेंटेंस भी गलत है। तो आपका जो ए होगा वो सही होगा और आर आपका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है। पेपर 2 की सीडीपी का आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का। पेपर 1 की सीडीपी करवा चुका हूं अगस्त 2023 के पेपर की। पेपर 2 की भी आज आपकी खत्म हो गई। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके दिए हैं, इसके बाद आपको आंसर लगाना है। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर उसके भौतिक रूप पर आए। दूसरा, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। अगला, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। चौथा, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाएं पर चर्चा करें फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो जब चार ऑप्शन पढ़ेंगे आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है? ये जो तीसरा ऑप्शन है पढ़िए, पहले अवधारणा का संपूर्ण परिचय दें, संपूर्ण रूप से आप उन्हें पहले परिचय दें। First introduces the concept overall and the moves on the intricacies of it. फिर उसकी बारीकियों पर आना है। तो जो तीसरा आपका ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पेपर 2 के। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर की आपकी हिंदी पेडालॉजी लेके आने वाला हूं। आपको पता चलेगा किस तरह से आपसे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की पेडालॉजी में और सीडीपी में पूछे जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश पेडालॉजी, फिर ईवीएस पेडालॉजी एंड मैथ पेडालॉजी, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। पेपर 1 की सीडीपी खत्म, पेपर 2 की सीडीपी खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जितने लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट के अलावा अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ फ्री में एक नोट्स शेयर करूँगा। क्वेश्चन में आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं लगभग मैं 500-700 जितने कर पाऊँगा उतने आपको देने की कोशिश करूँगा। एक पीडीएफ दे दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। ये बहुत पुराने क्वेश्चन, मान लीजिए आपके एच टेट, सी टेट है ना, रीट में जब पहले राजस्थान टेट के नाम से जाना जाता था, जब आर टेट है आपका 2011-12, ये जब भी आपके किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीडीपी के हों, ईवीएस के हों, तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। फेसबुक ग्रुप हो आपका, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें आप स्टडी करते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आपकी थ्योरी सीडीपी की थ्योरी क्लास भी आएगी आज, टेंशन ना लें। मैं 1-2 दिन में आपको फिक्स टाइम टेबल बता दूंगा कि आपको जो क्लासेस है वो कितने बजे और कितने बजे आपको मिलेगी, क्योंकि टाइम टेबल अगर आपको पता रहेगा तो आप उस टाइम पे ज़रूर आ जाएंगे यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।